अस्सलामुअलैकुम, यू आर वाचिंग PSL का सुल्तान। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट। एक दिन के आराम के बाद आज से एक्शन दोबारा से शुरू होगा और एक्शन आज होगा नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में। इट्स कराची वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। अब तक कराची और कोयटा ने एक मैच हारा है, एक मैच जीता है और दोनों टीम्स ने सिर्फ एक ही ओपोनेंट है जिसके खिलाफ अपना दूसरा मैच हारा है। कराची किंग्स ने जो पहला मैच खेला 237 रन चेज किए। टिम साइफर, डेविड वार्नर, जेम्स विंस ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, सेंचुरी स्कोर की। दूसरी जानिब कोयटा ग्लैडिएटर्स जिन्होंने अपना पहला मैच पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ खेला, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, 200 से ज़्यादा रन स्कोर किए और पेशावर ज़ल्मी को जल्द आउट किया, उनको चेज करने नहीं दिया, जिसमें फिन एलन टॉप स्कोरर रहे, साउथ शकील टॉप स्कोरर रहे, साथ ही साथ नीचे आने वाले बल्लेबाज वो भी अच्छा परफॉर्म करके गए। उनकी बॉलिंग काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। उस्मान तारिक, इब्रार अहमद जो कि कुछ देर के लिए टॉप विकेट टेकर रहे PSL के, लेकिन उसके बाद जेसन होल्डर के पास वो कैप चली गई है। अभी तक जो इनका आपस में हेड टू हेड मैचेस हैं कराची में, अभी तक जो इनके मैचेस हुए हैं और तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं कोयटा और कराची के, उस पर नजर डालते हैं इस पैकेज में। PSL 10 के 7वें रोज आज एक मैच खेला जाएगा। कराची किंग्स अपने होम ग्राउंड पर कोयटा का मुकाबला करेगी। पॉइंट्स टेबल पर दोनों टीमों के 2-2 पॉइंट्स हैं। कराची ने अपने पहले मैच में मुल्तान सुल्तान को शिकस्त दी, जबकि दूसरे मैच में उसको लाहौर कलंदर से शिकस्त का सामना करना पड़ा। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपने पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दी थी, जबकि दूसरे मैच में उसे लाहौर कलंदर से शिकस्त हुई। रिकॉर्ड्स की बात करें तो दोनों टीमों के दरमियान अब तक मजमूई तौर पर 18 मैचेस खेले गए हैं, इसमें 12 बार कोयटा जबकि 6 मैच कराची ने अपने नाम किए। दोनों तरफ जख्मी शेर हैं, अपनी दूसरी जीत के लिए पुरुम्मीद है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? किस तरह से कराची कोयटा को मात दे सकता है, कोयटा किस तरह से कराची को मात दे सकता है आज के मैच में? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारून साहब, मैच आज दोनों टीमें हारी हुई, एक ही टीम से लाहौर कलंदर से मैच दूसरा खेलने जा रही हैं, अपना तीसरा खेलने जा रही हैं और जीत की बहुत ज़रूरत है ताकि उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो और क्योंकि कराची का मैच इन कराची है तो उनको भी फायदा होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई थिंक दोनों टीमें जो है अपने अपने विनिंग सीक्वेंस को लेके वापस लाना चाहेंगी और कोशिश करेंगी एक दूसरे के ऊपर सबकत हासिल करें, लेकिन इसके लिए आपको पता ही है जैसे कि बड़ा यूनिवर्सल सा ये फार्मूला है कि आपको क्रिकेट के तीनों शोबों में जो है एक दूसरे के ऊपर आपको हावी होना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे है, जिसमें बैटिंग है, बॉलिंग और फील्डिंग है। ख़ास तौर पर हमारे इस मुल्क में जो प्रॉब्लम है वो फील्डिंग आपको बहुत हद तक जो है ना वो डिप्राइव कर देती है। आपकी जीती हुई जो मैच नजर आ रहा होता है वो शिकस्त में तब्दील हो जाता है, बिकॉज आप अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं करते, आप कैचेस मिस कर देते हैं, रन आउट के इंपॉर्टेंट चांसेस मिस। इवन एक मैच में तो मैंने 4 से 5 अपॉर्चुनिटीज देखी जो रन आउट की मुहैया हुई और आपने ज़ाया कर दी। सो ये वो एस्पेक्ट है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रही है कि मुझे जो फील होता है कि इनफ टाइम आपके जो कोचिंग स्टाफ है उनको नहीं मिलता कि वो वक्त गुजारें अपनी उस टीम के साथ जिन्होंने PSL में हिस्सा लिया। लेकिन ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स है, फील्डिंग तो इनका एस्पेक्ट वैसे क्लियर होना चाहिए। वो आप अपनी जिस अंदाज में वो बात करें ना उसमें होता ही है कि ये फिर मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ कोचिंग स्टाफ के साथ काम करते हैं। बिल्कुल। तो उसमें एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है, और ख़ास तौर पर जब ऐसे कोचेज आ जाएं जो नए हों। देखिए ना, आपका जब तक कोच और प्लेयर का वो रिलेशनशिप कुछ अरसे के लिए डेवलप नहीं होता तो आप दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। फिर जो बाहर के कोचेज यहाँ आते हैं उनको लोकल प्लेयर्स के बारे में इतना पता नहीं होता। देखिए, आपको जो प्रॉब्लम्स हो रही है आपके लोकल प्लेयर्स के साथ है। इट इज़ नॉट दैट कि जो इंटरनेशनल स्टार्स की आप बात कर रहे हैं उनको तो अपनी अपनी उसका पता है, लेकिन उनसे तो गलती हो भी जाती है। जैसे आप देखें वेंस ने जो कैच छोड़ा उसको उनको काफ़ी नुकसान हुआ, फखर जमान वाला। सो वो इशू नहीं है, लेकिन इस वक्त जो और दूसरी चीज़ जो मैं फील करता हूँ वो ये है कि इन्होंने अपनी जो प्लेइंग 11 है उसको बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। आई थिंक कोयटा ग्लैडिएटर्स का ये अपना फैसला है कि उन्होंने सऊद शकील को कैप्टन बनाया जो T20 में कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। अब कैप्टन बनने का मतलब यह है कि वो हर मैच खेलेंगे, ठीक है। और अगर वो फॉर्म में नहीं रहते, अगर 2-3 उनकी इनिंग्स और फेल हो जाते हैं वो, तो फिर क्या होगा? क्योंकि जैसे ही कैप्टन अगर परफॉर्म ना करे तो टीम का मोरल जो है वो भी गिरना शुरू हो जाता है। सो आई थिंक सऊद शकील के लिए बहुत बड़ा टेस्ट है। जो मैनेजमेंट है उसने सऊद शकील को क्या सोच के कप्तान बनाया हुआ, ये उनका अपना। वेयर इज राइली रूसो इन द टीम जो कि लास्ट टाइम कैप्टन कर चुके हैं। एग्जैक्टली, मेरा वो ना होते तो समझ आ जाती। मेरा उसमें सिर्फ ये होता है कि आप T20 का कैप्टन वो बनाए जो
ऑटोमेटिक चॉइस, जो पीछे से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, आपको सब पता है कि ये इम्पैक्ट ऐसा डालेगा कि प्लेयर्स जो है उसको बैक करेंगे और आप अपने टीम को बूस्ट करेगा वो। लेकिन आई होप ये तो हम एक बात कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा नहीं हुआ इतना सऊद शकील को T20 खेलते हुए। आई होप कि वो अडेप्ट करें जैसे सलमान अली आगा ने किया, क्योंकि सलमान अली आगा भी T20 के फॉर्मेट का हिस्सा नहीं थे, वो बाद में कप्तान अनाउंस हुए, उन्होंने अपनी बैटिंग को इम्प्रूव किया। सो आई होप कि सऊद शकील भी इस तरह से इम्प्रूव करें। लेकिन आई थिंक कराची किंग्स को अगर आप देखते हैं तो उसमें बैटिंग पावर हाउस, बैटिंग पावर हाउस में पहले तीन बैट्समैन अगर वो खड़े हो जाते हैं तो आई थिंक 200 से ऊपर तो मतलब आप आम सी चीज़ होगी। ऑन अ गुड बैटिंग पिच ये टीम जो है वो 200 से ज़्यादा कर सकती है। जब आप 200 से ज़्यादा रन कर जाएंगे किसी भी पिच के ऊपर, अगर आपके बॉलिंग भी अच्छी हो, जैसे हम देखते हैं कि कराची किंग्स के पास बॉलिंग भी इतनी बुरी नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता ये है कि आज थोड़ी सी टीम जब दोनों टीमें उतरेंगी तो थोड़ा सा कराची को साइकोलॉजिकल एज इस शेप में मिल सकता है कि उनका जो कॉम्पोजिशन ऑफ द टीम है वो बेटर लग रही है थोड़ी सी कोयटा का स्क्वाड भी देख लेते हैं। इसी वक्त जो बात चल रही है कि कॉम्पोजिशन जो कराची के वो बेहतर है। कोयटा का जो स्क्वाड है जो लास्ट मैच में भी खेला था उस पर भी बात करेंगे। साउद शकील, फिन एलन जो कि ओपन कर रहे हैं, हसन नवाज, हमने कल भी इस हवाले से बात की थी कि हसन नवाज एक वीक नजर आ रहे हैं, लेकिन वही बात कि अगर ये परफॉर्म कर देंगे तो थोड़े से अच्छे रन जल्दी कर बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो फैजान, मसला इसमें सिर्फ मैं क्यों कह रहा हूँ कि कोयटा ग्लैडिएटर्स मुझे थोड़ा सा डाउन नजर आ रही है। आप देखेंगे जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें आप मुझे बता दें किसी ने भी स्टार परफॉर्मेंस नहीं दी। अगर आप चाहे सऊद शकील को देख लें, एक मैच में परफॉर्म किया, ठीक है। आप फिन एलन को देख लें, एक मैच में। उसके बाद हसन नवाज आपके दोनों फेल हुए। आई थिंक कौशाल मेंडिस मेरे अपने नजदीक ये वो प्लेयर हैं जिसको अगर वो चाहें तो इसको ऊपर ला के ओपन करवा के अपनी टीम का स्टार्ट ब्रेस्ट दे सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम ये देखते हैं नीचे अगर आते हैं तो रायल रूसो ने एक इनिंग अच्छी खेली है, ठीक है। उसके बाद आप फ़हीम अशरफ को देख लें, फ़हीम अशरफ ने अभी तक कोई बहुत ज़्यादा ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी। शुएब मलिक बिल्कुल ही फेल नज़र आ रहे हैं, कोई ख़ास उनका इम्पैक्ट नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए बॉलिंग में भी अगर आप देखते हैं मोहम्मद आमिर और अबरार के अलावा आप बाकी जितने भी बॉलर्स देखते हैं, उस्मान तारिक यस नज़र आता है कि वो कुछ विकेट्स ले लेंगे, लेकिन अब क्योंकि उनका बॉलिंग एक्शन जो रिपोर्ट हो गया है वो और ज़्यादा कॉशियस होंगे बोलते हुए, तो मे बी वो अपनी एक्यूरेसी को थोड़ा सा मिस करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केयरफुली बॉलिंग करें। अच्छा, इसको ड्राफ्ट करना चाहें अगर अकील हुसैन और मार्क चैपमैन में आप चुनना चाहें तो हु इज़ बेटर बैटर एंड बॉलर? क्योंकि ऑलराउंडर मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्क चैपमैन इज़ बेटर नहीं, और यहाँ पर वो खेल के गए अभी काफी क्रिकेट। अकील हुसैन काफी देर से क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं खेले हैं। देखिए, हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक और चीज आप देखेंगे, अब अगर तो आप रिप्लेस करेंगे तो आपको तो पता ही है ना कि आप अकील हुसैन से रिप्लेस कर रहा हूं मैं। अकील को आप चैपमैन से कर सकते हैं, लेकिन क्या अकील को हटाने से क्योंकि कराची की पिच को देखते हुए अगर आप समझते हैं कराची की पिच में भी इतना ज्यादा स्पिन ना हो भी सकता है। हाँ, हो भी सकती है ना, क्योंकि वहां पर पिच और जो कंडीशंस हैं, क्योंकि जो ड्यू फैक्टर आ जाता है जिसकी वजह से शाम को अभी तक हमने ये देखा कि सेकंड इनिंग में थोड़ा सा परचेज हुआ है, यानी गेंद स्पिन भी हुआ है और स्ट्रोक मेकिंग थोड़ी सी मुश्किल हुई है। अगर ऐसी पिच है तो फिर इट विल बी अ डाइसी सिचुएशन कि आप 3 स्पिनर्स के साथ जा रहे थे, अब क्या आप 2 स्पिनर्स के साथ अगर आप चैपमैन को ऐड करते हैं तो चैपमैन एज ए बेटर ऐड होगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। सो आपकी बैटिंग मजबूत हो जाएगी, बॉलिंग में आपको अपना 6th बॉलर फिर आपको शुएब मलिक को 4 ओवर कराने होंगे, बिल्कुल है ना, जो आप 1 ओवर उसको करा रहे हैं वो 4 ओवर कर ले। बिल्कुल ऐसे ही है, ये एक सोच सकते हैं। कराची किंग्स का स्क्वाड इस वक्त कैसा है, जो कि हम ऐसे समझ रहे हैं कि साउंड है, और जो ऊपर के 3 बल्लेबाज और नीचे आने वाली जो लॉट है जो कि 5वें 6ठे नंबर पे है वो काफी इंपॉर्टेंट है। टिम साइफर्ट, डेविड वार्नर, दे परफॉर्म्ड इन द फर्स्ट मैच जब 200 से ज्यादा रन चेज करने थे। अनफॉर्चुनेटली लंबा नहीं चला पाए उस गेम को, लेकिन मैं खुश था कि कराची के पास ऐसे बैटर्स आ चुके हैं आफ्टर बाबर आजम जो कि 2021 में इनकी तरफ खेले थे, उसके बाद ऐसे बैटर्स हैं जो कि शुरू में ही एक इम्पैक्ट डाल रहे हैं। देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि ये जो उनकी तीनों पिक हैं कराची किंग्स की हैं, बहुत उन्होंने सोच समझ के की होंगी, क्योंकि तीनों टॉप ऑर्डर में जब इस किस्म के एक्सप्लोसिव बैट्समैन आ जाएं, जैसे टिम साइफर्ट हैं, डेविड वार्नर हैं,
जेम्स विंस है, और इनमें से अगर ये 10 से 15 ओवर कोई भी अगर खड़ा हो जाता है तो आई थिंक आपका स्कोर जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा। उनको इशू सिर्फ ये हो रहा था कि खुशदिल शाह बड़ी आइडियल सिचुएशन में नीचे बैटिंग करने आते हैं, वो वहाँ पर हिटें मार सकते हैं। जो शान मसूद का फेलियर है उसमें थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होगी क्योंकि उन्होंने अभी तक दोनों इनिंग में रन नहीं किए। जो मुझे इनका इशू नजर आ रहा है ना, वो एक तो आ रहा है इरफान नियाजी की परफॉर्मेंस, ठीक है, बैटिंग में वो कुछ नहीं कर रहे। फिर इनकी जब हम बॉलिंग की तरफ आते हैं तो बॉलिंग में अगर आप देखें इनके पास दोनों आइडेंटिकल बॉलर्स हैं, अरफात मिन्हास और खुशदिल शाह, लेफ्ट आर्म स्पिनर। सो ये इजी है, अगर किसी टीम के पास लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है तो आई थिंक ये निगेट हो जाते हैं और प्रॉब्लम हो जाए, और अगर इनको स्पिन ना मिले तो देन इट्स अ प्रॉब्लम। अब्बास आफरीदी जो कि बहुत ज्यादा हाई होप्स हैं इनके ऊपर, लेकिन अभी तक आप देखेंगे अब्बास आफरीदी ने भी वो परफॉर्मेंस नहीं दी। हसन अली स्टैंड आउट नजर आ रहा है, ठीक है, और एडम मिल ने वो भी आके, क्योंकि उन्होंने भी पिछले मैच में आउट कर लिया था फखर जमान को, अगर वो कैच हो जाता तो। सो दिस इज वेयर मैं इसलिए कहता हूँ कि क्यों बैटिंग इज वेरी, फील्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फवाद अली अगेन, अब्बास अफरीदी की मैं यहाँ पे फवाद अली से पहले अब्बास अफरीदी की बात करना चाह रहा हूँ कि वही टेक्निकल बॉलर हैं, लेकिन डू यू थिंक कि जो बाहर बैठे हैं आमिर जमाल, वो उनकी जगह अगर रिप्लेस करें तो बॉलिंग ऑलराउंडर अगर आपके पास आ जाए तो आपकी बैटिंग डेप्थ भी ज्यादा हो जाएगी, और मेरा ख्याल है कि अब्बास अफरीदी जैसी बॉलिंग कर रहे हैं, आमिर जमाल उससे मुख्तलिफ नहीं करेंगे, अब उनका पाया आ जाए, कंप्लीट हो जाएगा। मुझे सिर्फ ये है इशू इसमें कि मैं फील करता हूँ कि आमिर जमाल क्यों नहीं खेल रहे, क्या उनके कोई फिटनेस इश्यूज है? क्योंकि अगर मुझे ऐसी फीलिंग है कि अगर आमिर जमाल फिट हैं तो वो क्यों टीम में शामिल नहीं है। सो मुझे जो थोड़ा सा लग रहा है, क्योंकि ऑफ लेट मैं देख रहा हूँ कि इनकी क्रिकेट में जब ये आउट हुए थे, उसके बाद नहीं टीम से जब ये आउट हुए थे तो इंजरी की बेस के ऊपर ही आउट हुए, और उसके बाद ये रिकवर कर गए हैं या नहीं कर गए, ये दैट इज, क्योंकि एक तो होता ही है कि हमें रिपोर्ट्स नहीं मिलती। आई थिंक कोई ना कोई PSL में ये जरूर होना चाहिए कि वो मैच से एक दिन पहले अपने प्लेयर्स की फिटनेस रिपोर्ट इशू कर देना चाहिए उनको कि जी ऑल द स्क्वाड इज, यानी फिट के जो स्क्वाड के पूरे मेंबर्स हैं वो फिट एनफ टू प्ले, या टू सेलेक्ट इन द प्लेइंग 11, और अगर नहीं है तो बता दें कि जी ये दो डाउटफुल स्टार्टर्स हैं और इनके ऊपर फिटनेस के ऊपर काम हो रहा है। हारून साहब, अगर ये सोचा जाए कि अगर वो फिट नहीं थे पहले ही, तो कौन ऐसा ऑनर है या ऐसी मैनेजमेंट है कि ऐसे अनफिट प्लेयर को सिलेक्ट करे कि ये कभी ना कभी सही हो जाएगा, हम इसको बीच में कहीं खिला लेंगे? नहीं, इट्स नॉट, ऐसा नहीं होता। मेरे अपने नज़दीक होता ही है कि देखें ये जो फिटनेस और जो इश्यूज है ना, इसमें होता ही है कि यहाँ इंजरी की स्टैंडर्ड क्या है, यानी उसका ग्रेड कौन सा है। बाज ऐसी होती हैं कि जो माइनर इंजरीज होती हैं जो 2 से 3 दिन में ठीक हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही। जो ग्रेड इंजरी ज्यादा होती है जिससे प्लेयर बाहर हो जाए, जैसे आपने साइम अयूब को भी देखा, जैसे आपने फखर जमान को देखा कि उनकी नी का इशू हो गया और क्योंकि उसमें काफी टाइम लगेगा, तो उसको तो भाई आप कर सकते हैं कि कोई बात नहीं है, 2 से 3 दिन में फिट हो जाएगा तो आ जाएगा। अब ये कि वो फिट भी अगर हो गया, फिर वो अपने प्लेइंग 11 को देखते हैं कि हमारे पास उससे मैच करता हुआ प्लेयर है, और अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो डिस्पाइट अगर आमिर जमाल फिट भी हैं तो कोशिश करेंगे कि यार वही प्लेइंग 11 खेले जो ऑलरेडी खेल रही है से। लेकिन आपने जिस तरह कहा आमिर जमाल की परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं रही है, वो बैटिंग भी कर लेते हैं, फील्डिंग भी वो ठीक कर लेते हैं, लेकिन अब्बास आफरीदी और आमिर जमाल में अगर आप को कोई चूज करना होगा तो आई थिंक दोनों इक्वली गुड है मेरे अपने नज़दीक। अच्छा, कोई बॉलिंग उसकी बात नहीं कर पाए कोटक ग्लैडिएटर्स के जो एक बॉलर हैं जो कि वो मैंने दीगर शोज में भी सुना है और उनकी बॉलिंग भी अच्छी लग रही थी, मोहम्मद आमिर। नाउ ही इज़ गोइंग टू प्ले इन हिज होम ग्राउंड, जो कि 7-8 साल उनका रहा, कराची किंग्स की तरफ वो खेलते रहे अगेंस्ट हिज टीम इन द ग्राउंड इन कराची, वो ग्राउंड को जानते हैं, वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंसेज नज़र आई हुई हैं। तो हाउ डू यू थिंक के जो सामने के बैटर्स हैं उनको कैसे वो टैकल करेंगे, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी ने लास्ट मैच में पहले ओवर में 2 आउट कर दिए थे, चने एक तो लेग से होके विकेट में गया, लेकिन डेविड वार्नर को तो आउट किया और काफ़ी दफ़ा इंटरनेशनल भी आउट कर चुके हैं, तो एक एक्सपीरियंस को वो साथ लेके आएंगे। सामने के जो बैटर्स हैं वो कैसे टैकल करना चाहेंगे इनको, क्या उनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, एक बिल्कुल आइडेंटिकल बॉलर है वो, जस्ट लाइक शाहीन शाह अफरीदी, बिल्कुल बैटिंग कर रहा होगा इनके सामने, क्योंकि इनका एक इन डिपर जो इन स्विंग बॉल है ना, वो लेट स्विंग होके अंदर जब आती है ना, तो बाज़ दफ़ा बैट्समैन मिस कर जाता है उसको, गेंद पैड पे लगती है या वो बैट एंड पैड का गैप बन जाता है, LBW होते हैं या बोल्ड होते हैं। सो आमिर की स्ट्रेटजी भी तकरीबन यही रहेगी, क्योंकि आमिर के ऊपर भी यही कहा जाता है कि वो अर्ली स्टेजेस के ऊपर इनको विकेट्स लेके देंगे अपनी टीम को। सो आज भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं पिछले 1-2 मैचेस से देख रहा हूँ कि आमिर
अननेसेसरी अपनी एग्रेशन दिखा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है। मतलब किसी ने हिट मारी, प्ले एंड मिस हो गया तो इशारे कर रहे हैं, नहीं ये वो, ये इससे। अच्छा, रिटायर्ड प्लेयर ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने बाद में सीन को भी देखा कि वो भी ये इशारा कर रहे हैं और सेम इशारा आमिर भी ऐसे कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई। वो इसलिए समझ नहीं आएगी कि उनके अब आहिस्ता आहिस्ता एग्जिट का वक्त है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। यूनुस खान से भी ये सवाल पूछा गया था कि आप इनको समझाएं क्यों कि ये क्या कर रहे हो? कहते हैं मैं क्या समझाऊं, वो उसकी उम्र है समझाने वाली, उसका एंड ऑफ द करियर है। मैं बच्चों के साथ तो ना ऐसे करें। मैं इसके एक दूसरा एंगल आपको देते हैं, वो सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि अब खत्म नहीं हुए। यू गेटिंग माय पॉइंट, वी स्टिल हैव सम फ्यूल दैट स्टीम, और हम भी आपको डिलीवर करके दे सकते हैं। और वहीं पिछले मैच के अलावा तो हारून साहब रिटायरमेंट आपने खुद दी है, मैंने आपसे छीनी तो नहीं है। आपने खुद भी ली और खुद वापस भी आ गए। यही तो कह रहा हूँ। सो नहीं, दिखा किसको रहे हैं? वो सर्कमस्टांसेस अब जो भी हैं उस वक्त जो भी थे, लेकिन मैंने जब आमिर वापस आए थे तो मैं उस वक्त पीसीबी का हिस्सा था। आई थिंक बड़ी दो राय थी इसके ऊपर कि सजा भुगत के आए हैं, इनको खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए। लेकिन जो नेचुरल जस्टिस यही कहता था कि अगर सजा भुगत ली आपने तो आप एलिजिबल हैं, आपके सारे राइट्स आपके रिस्टोर हो जाते हैं। लेकिन एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्कूल ऑफ थॉट था जो कहता था कि नहीं। लेकिन अभी भी है मेरा ख्याल, स्कूल ऑफ थॉट अभी भी है। लेकिन अभी भी साथ काम भी कर रहे हैं, मजबूरी है, उनको कमेंटेट भी करना पड़ रहा है, उसको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी देना पड़ रहा है। सो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम इज। लेकिन तो उसके बाद वो वापस आए, उन्होंने अच्छा किया। लेकिन आते ही उन्होंने एक चीज जो कह दी जो मुझे अच्छी नहीं लगी, उन्होंने कहा जी मैं लॉन्गर वर्जन नहीं खेल सकता टेस्ट, ठीक है ना, टेस्ट क्रिकेट मैं नहीं खेल सकता, मुझे सो वहाँ मैंने कहा कि जब अब कोई आया है तो उसको फिर पाकिस्तान के लिए पूरा सर्व करना चाहिए, हंगर होनी चाहिए उस चीज़ की। और उसमें वो सारी चीज़ें थी कि वो टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकता था। सो एनीवे, बाहर वो तो किस्सा पारीना है। लेकिन इस वक्त इनको कराची को इनके आज एक अच्छे स्पेल की ज़रूरत है और उनको करना चाहिए 2-3 विकेट लें। अभी एक ऊपर से ना खबर आई है कि मैंने भी इस चीज़ को पढ़ा इंटरनेट पे, और जो है ना ट्विटर या एक्स पे अगर बात कर लें, कमेंट्री पैनल में उसी इंसिडेंट के एक और प्लेयर को ऐड करने की कही गई बात, जिसकी वजह से तमाम टीम ओनर्स ने उसको अपोज किया। उर्दू कमेंट्री भी, क्योंकि आपको पता है कि पीएसएल पहली दफ़ा पूरे सीज़न में अपनी उर्दू कमेंट्री भी कर रहा है। उर्दू कमेंट्री के पैनल में उनको ऐड करने की कोशिश की गई, सलमान बट को, उनको अपोज जो है ना किया जा रहा है। तो अगर इनकी गलती छोड़ दी गई है तो उनके साथ इतना, तो क्या उनको पैनल से निकाल दिया? नहीं निकाला तो नहीं, लेकिन अपोज तो किया कर रहे हैं वो। नहीं मतलब नहीं कमेंट्री कर रहे हैं कि नहीं? मेरा ख्याल है कर रहे हैं। तो मैंने कर रहे हैं तो फिर तो नहीं निकाला ना। हाँ, फिर नहीं निकाला, लेकिन वो उसमें एक चीज क्यों नहीं मिली? मैं आपको बताऊं, उसमें एक चीज उसका रीजन है। उसका रीजन ये है कि अगर आपको याद होगा कि मोहम्मद आमिर ने अपनी इस गलती को मान लिया था, आईसीसी के सामने उन्होंने जाके कह दिया था कि जी हाँ ये मुझसे गलती हुई है। तो इसीलिए आईसीसी ने उनको थोड़ा सा जब भी कोई अपनी गलती को मान लेगा उसकी सजा कम हो जाएगी। अगर सलमान बट को आप देखते हैं और मोहम्मद आसिफ को अगर आप देखते हैं तो आखिर वक्त तक जब तक वर्डिक्ट नहीं आया वो यही कहते रहे कि हम इनोसेंट हैं, हम इनोसेंट हैं, हम इनोसेंट हैं। मेरा ख्याल है लेकिन बट कैप्टन भी थे तो द ग्रेविटी ऑफ द इशू वो ज्यादा थी। देखिए अगर ये भी अगर देखें ना, जितने भी आप इट्स नॉट ओनली के पाकिस्तान, दुनिया भर के क्रिकेटर्स जो लोग भी अगर इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, जिन लोगों ने माफिया मांग ली हैं उनकी सजाएं कम हो गई हैं। सो आई थिंक ये एक वो रीज़न है। आपने ये भी सही कहा कि वो कैप्टन भी थे, लेकिन आखिर वक्त तक अपनी गलती को ना मानना और फिर जब वर्डिक्ट आ जाए और उसमें पूरा वो प्रूव हो जाए कि जब आप इन्वॉल्व थे, तो देन इट बिकम्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर द पीपल कि यार अब ये इसने इतना पहुँच के, क्योंकि देखें वकील भी गए थे इनके साथ, इफ़ यू रिमेंबर इनकी पहली हियरिंग में मुझे अच्छी तरह याद है कि बड़े मशहूर वकील यहाँ से इनकी वो पैरवी करने गए थे, और वो पहली हियरिंग के बाद आगे उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। उन्होंने कहा हमसे झूठ बोला है इन्होंने। सो दिस इज वेयर द प्रॉब्लम वाज। बहुत हार्ड टाइम था। मैं शायद रमज़ान था या कुछ इस तरह का सीन था, रात को उठ के जब टीवी लगाया, क्योंकि इंग्लैंड में मैचेस हो रहे थे, तो उसके बाद पता चला कि ये खबर आई और अगले दिन उसी ग्राउंड में लोग बैठे उस अखबार को पढ़ रहे थे जहाँ पर हमारे टीम और हमारे कैप्टन के बारे में लिखा होता। खैर ये तो माजी की बात है जो अभी भी हमें झंझोड़ के रख देती है कि हमारे साथ क्या हुआ था माजी में, 2009 हो या 2010 हो। अब वापस आएंगे, पीएसएल का जो जुनून है वो सर चढ़ के बोलने वाला है। आज फिर से एक बार फिर से मामला शुरू होने वाला है। क्रिकेट आज से शुरू होगी पीएसएल में। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड, पीएसएल का सुल्तान।
वेलकम बैक, यू आर वाचिंग पीएसएल का सुल्तान। आज पीएसएल में एक मैच खेला जाना है और एक मैच रात 8 बजे होगा नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची में। इट्स कराची वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। पॉइंट्स टेबल पे इन दोनों की जो पोजीशन बनती है वो तीसरी और चौथी है। पहले नंबर पर आप देख सकें तो पहले नंबर पर होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड, दूसरे नंबर पर लाहौर कलंदर्स, देन ग्लैडिएटर्स एंड देन किंग्स। जो आज मेरे ख्याल मैच जीतेगा तो वो तीसरी पोजीशन पे आ सकता है क्योंकि लाहौर कलंदर्स का नेट रन रेट बहुत बेहतरीन है इस वक्त। हाँ, इसमें आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर आप ये देखें कि ग्लैडिएटर्स और किंग्स का जो आज मैच है उसमें से कम एक तो उसी पोजीशन पे रहेगा क्योंकि एक ने तो मैच जीतना ही है आज। हाँ। अगर कोई ऐसी सिचुएशन ना हो, अगर टाई भी हो जाएगा तो तब जाके ये मैच वॉच आउट हो जाता है, तब एक पॉइंट मिल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कराची में मैच तो पूरा ही होगा, तो एक टीम तो उसी जगह पर खड़ी रहेगी और उसके मैचेस हो जाएंगे 3। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा उस टीम के लिए जो जीतना, उसको जीतना भी चाहिए। जीत के वो ऊपर भी 4 पॉइंट पे पहुंचेंगे और अगर जीतने से थोड़ा सा उनके नेट रन रेट पे भी फर्क पड़ेगा। देखिए ना, कोयटा ग्लैडिएटर 0.25 पे है और किंग्स को आप देखेंगे माइनस में है। तो अगर कराची ये मैच जीती है तो उनका कम से कम माइनस जो है ये खत्म होकर ऊपर आ सकता है, डिपेंडिंग कि आप कितनी बड़ी आपकी मार्जिन हो। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि नेट रन रेट पे भी टीमें बाहर हो जाती हैं विद द सेम पॉइंट्स। 2 से 3 अगर टीमें एक ही पॉइंट्स उस पर खड़ी हुई हैं तो आपका नेट रन रेट आपको अगले मरहले में लेके जाएगा। सो आई थिंक ये सारी टीमें कॉशियस होंगी और इनका जो थिंक टैंक है वो इन सारी चीज़ों को सोच रहा होगा कि हमने किस तरीके से इसको बेटर करना है। और हमने और कोशिश तो यही होनी चाहिए कि अब सारे मैचेस जीतने की ही बातें होनी चाहिए और ये जो टीमें हैं ये इक्वली मैच करती हैं एक दूसरे के खिलाफ और थोड़ा सा जो मार्जिन ऑफ एरर जो है वो उनको नीचे गिरा देगा। अच्छा, हम थोड़ा सा ना आज एक्शन जो शुरू होने वाला है दोबारा से, जब पीएसएल पाकिस्तान में आया था, कराची हो लाहौर हो, यहाँ पे 2 वेन्यूज थे जहाँ पे मैचेस हुआ करते थे। लाहौर में क्राउड आपको पता ही है कैसा है, कराची में उस वक्त क्राउड आता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसा क्या हो गया कि डीलिंक हो गए और कराची किंग्स के अपने मैचेस के लिए भी वहाँ पर क्राउड आ नहीं पा रहे। एक एस्पेक्ट तो है, वो हमें नज़र आ रहा है कि किस वजह से नहीं आ रहे, लेकिन बहुत सारे लोग दीगर ग्राउंड्स में तो आ रहे हैं, रावलपिंडी स्टेडियम में भी आ रहे हैं। आप लाहौर के मैचेस होंगे तो उसमें भी आप देखिएगा, मुल्तान में मैचेस होंगे तो उसमें भी आप देखिएगा। तो ये सिर्फ कराची के पास ही वो धब्बा क्यों आ गया कि क्राउड नहीं आ रहा? तो और 5 मैचेस इस साल मिले और कुछ लोग तो ये चहमगोइयाँ कर रहे हैं कि हो सकता है अगले साल होस्टिंग ही यहाँ से छीन ली जाए। खैर, ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि होस्टिंग अगर छीन ली जाए, लेकिन देखिए आपको इसके ऊपर गौर तो ज़रूर करना चाहिए कि आफ्टर ऑल ऐसी सिचुएशन है क्यों। ट्रेंड जो मुझे शुरू से नज़र आया पीएसएल को जिस तरीके से मैं फॉलो कर रहा हूँ उसमें ये है कि इनिशियल मैचेस में थोड़ा सा क्राउड कम होता है, लेकिन जैसे ही प्ले ऑफ्स आपको कहीं ऐसे रिजल्ट ओरिएंटेड मैचेस नज़र आते हैं कि जो आगे जाके क्वार्टर फाइनल की स्टेज पे चले जाएंगे या सेमीफाइनल की स्टेज पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि क्राउड थोड़ा ज़्यादा आता है। दूसरी चीज़ जो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो कराची के पॉइंट ऑफ व्यू से है, देखिए कराची का स्टेडियम है बड़ा, राउंड अबाउट 30-35 की अगर उसकी 1000 की अगर कैपेसिटी है, अगर उसको आप मिलाते हैं बाकी दूसरे शहरों से लाइक मुल्तान या लाइक पिंडी, तो वहाँ तो 12 से 15 हज़ार में ग्राउंड भर जाता है ना। सो मे बी वह 12-15 हज़ार लोग आते हो, लेकिन उस बड़े ग्राउंड में आपको नजर नहीं आता, फिल नहीं कर पा। लेकिन जब आप छोटे ग्राउंड में उनको देखते हैं तो लगता है कि ग्राउंड भरा हुआ है। लाहौर में लाहौर में मुझे अभी भी लोग नजर आते हैं बड़े पैशनेट देखने में। दूसरा, लाहौर का जो एक बड़ा एडवांटेज ये है कि गद्दाफी स्टेडियम जब कॉर्डन ऑफ कर देते हैं ना, तो हार्डली 1 फरलॉन्ग या 2 फरलॉन्ग आपको वॉक करके अंदर आना पड़ता है। ठीक है, कराची में बहुत ज्यादा कराची में बहुत बड़ा एक इट्स नॉट दैट, आपको तो पता होगा। हाँ बिल्कुल, इट्स नॉट दैट के सिर्फ क्राउड, वहाँ का जो नॉर्मल सिटीजन है जो डेली ट्रैफिक में फंसता है उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स है। अच्छा। क्योंकि आपके बड़े बड़े दूर आपने इनको कॉर्डन किया हुआ है, सिक्योरिटी पॉइंट्स बनाए हुए हैं और वहाँ पर ठीक है इन्होंने बसेस का इंतजाम भी किया हुआ होगा, लेकिन लोग क्योंकि गर्मी भी है, ठीक है मैच 8 बजे शुरू हो रहा है, लेकिन कहाँ से, क्योंकि यंग बच्चे भी हैं आपके साथ, फैमिलीज भी अगर आ रही हैं तो इतनी दूर से वॉक करके 1 से 2 माइल वॉक करके आएँ और फिर उसके बाद वो मैच देखें, तो मे भी एक ये डिस्करेजिंग वो मुझे नज़र आता है कि जो क्राउड डिस्करेज होता है इससे। दूसरा जो एक और चीज़ मैं देख रहा हूँ जो बड़ा अलार्मिंग है कि क्रिकेट एक पैशन था इवन कराची में, जो मैं अभी देख रहा हूँ कि वो काफ़ी हद तक कम होता जा रहा है। मैं उसका पीछे रीज़न मुझे इसलिए मैं नहीं बता सकता। देखें, क्लब क्रिकेट आपकी बिल्कुल तकरीबन नापैद है,
क्योंकि अभी भी ग्राउंड्स नहीं है, मेरा ग्राउंड्स नहीं है। जो आपके क्रिकेट ग्राउंड्स थे वो कमर्शियल बिल्डिंग में कन्वर्ट हो गए हैं। सो जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब आपका यंगस्टर बाहर निकल के गलियों में खेलेगा नहीं, एक वक्त ये था कि जो सीजन चल रहा होता था इंटरनेशनली वहां का यूथ वो कर रहा होता था। अगर हॉकी का पीक कोई ओलंपिक चल रहा है, कोई टूर्नामेंट चल रहा है, तो आपके पूरी गली मोहल्लों में आपको हॉकी खेलते हुए प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। आपका क्रिकेट का वर्ल्ड कप या कोई इंटरनेशनल इवेंट चल रहा है, आपको लोग गलियों में सड़कों में यंग बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेलते हुए, वो सिलसिला ख़त्म हो गया है। मुझे अब गलियों में, मोहल्लों में और उसमें वो बच्चे क्रिकेट खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे। सो मेरे अपने नज़दीक जो ये सबसे बड़ा रोल है वो एसोसिएशंस का है, उनको चाहिए। और दूसरा जो क्रिकेट बोर्ड है उसको एम्पावर करना चाहिए एसोसिएशंस को कि आप ये काम करें। क्रिकेट बोर्ड अभी तक क्लब क्रिकेट खुद चला रहा है, इसका काम नहीं है। बिल्कुल, ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से क्राउड पुल नहीं कर पा रही है। कराची का जो मैचेस है वहाँ पर दीगर मैचेस जो होने वाले हैं, और इस मैच के ऊपर क्लोजिंग कमेंट्स भी लेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आइएगा, पीएसएल का सुल्तान। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग पीएसएल का सुल्तान। अब मेरे साथ मौजूद हैं साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब। हारून साहब, क्योंकि मैच 8 बजे शुरू होना है और पहली बारी भी अंडर द लाइट्स ही खेली जाएगी, डू यू थिंक कि टॉस जीतने वाला इस चीज़ को दिमाग में ज़रूर रखेगा कि ड्यू आ सकती है, क्योंकि पहली ही बारी अंडर द लाइट्स खेली जाएगी? ये बिल्कुल अपने जहन में रख सकते हैं, लेकिन मैं अपने फील करता हूँ इसको बहुत ज़्यादा अपने जहन में हावी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो, अगर तो क्लाउडी है फिर तो ड्यू नहीं आएगी। सो जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट जो देखना होगा दोनों कैप्टन्स को, वो पिच की कंडीशन देखनी होगी। पिच अगर शाइनी है, वेल निट है, जुड़ी हुई है, उसमें अगर क्रैक्स नहीं है और रफ लुक आपको नहीं दे रही, तो आप समझ लेंगे ये पूरे 40 ओवर्स तक एक ही जैसा खेले, ठीक है ना। अगर वो फर्म आपको नजर आ रही है लेकिन उसमें रफ आपको ऐसे पैचेस नजर आ रहे हैं, थोड़े से आपको गैप्स नजर आ रहे हैं, में टर्न होगा, वो आप सेकंड इनिंग में टर्न हो। बिल्कुल ऐसे। अगर तो ड्यू फैक्टर आता है तो सेकंड इनिंग का टर्न जो है वो खत्म हो जाएगा, ग्रिप नहीं रहेगी बॉल, ग्रिप नहीं लेगी बॉल। तो इसलिए ये सिर्फ एस्पेक्ट वो देखते हुए कैप्टन फैसला करेंगे। लेकिन मेरे अपने नज़दीक टॉस का कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होने वाला, कराची की जो मैं कंडीशंस जिस तरीके से मैं देखता हूँ। सो इसलिए अगर टॉस हारने वाला भी जो है ना, वो दोनों माइंड्स के साथ जाना चाहिए टॉस करते हुए, और अपनी टीम के साथ जब ये टीम मीटिंग होती है बिफोर द टॉस, आप जब ये फैसला करते हैं कि हमने क्या करना है, आप फैसला तो ये करते हैं अच्छा जी हम कल टॉस जीत के हम बैटिंग करेंगे, लेकिन जब आप जाएं तो अपनी टीम के साथ ये डिस्कस करके जाएंगे यार हमारी बैटिंग नहीं भी आ सकती, हमारी बॉलिंग भी पहले आ सकती है। तो इसलिए आप दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहें। हम जा तो रहे हैं टॉस करने, टॉस जीत के हमने करना तो बैटिंग ही है, लेकिन अगर हार गए तो आप सोच लें कि हमने बॉलिंग भी करनी है, तो आप अपने आप को उसी तरीके से मेंटली तैयार रखें कि हमने उनको रिस्ट्रिक्ट करना है। वन साइड आप देखते हैं डेविड वार्नर, ह्यूज एक्सपीरियंस लीग का भी, इंटरनेशनल का भी, दूसरा वही हम बात कर चुके हैं साउथ शकील की भी। हु डू यू रेट द मोस्ट इस चीज़ में? हालांकि मुझे पता है जवाब क्या है, ये सवाल बनता नहीं है, मैंने पूछ के गलती कर दी, लेकिन फिर भी सिर्फ पीएसएल के लेवल पे हु डू यू रेट द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन या फिर अच्छा? मेरे ख्याल में अगर पता मैं आपको बताऊं, इसका सबसे अच्छा जवाब जो है ना वो कोयटा ग्लैडिएटर देगा, क्योंकि उन्होंने कैप्टन बनाया सर। लेकिन आई थिंक देयर इज नो डाउट, जो वार्नर का एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, जो उसकी परफॉर्मेंसेस है, उसका तो कोई मैच नहीं कर सकता। बदकिस्मती से अभी तक वो यहाँ फॉर्म में नजर नहीं आ रहा, बट दिस इज द टाइम टू कम बैक इन द फॉर्म। बड़ी और ये पहली दफा नहीं है कि वो किसी टीम को कैप्टन कर रहे हैं। हाँ, इससे पहले लीग्स में कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं। एंड देन और वो बहुत ह्यूज रेपुटेशन के साथ आए हैं पाकिस्तान में, और इस वक्त अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान सुपर लीग के साथ जुड़ा है। सो अच्छी बात है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंसेस भी चाहिए। सो आज वो दिन है कि जस्टिफाई करने का, आई एम स्टिल देयर, और मैं अभी भी ना आपको मैं सर्व कर सकता हूँ, क्रिकेट आप लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ। सो उसकी अच्छी एंटरटेनिंग बैटिंग देखने को मिले। लेकिन अब स्टिल जैसे हमने भी कंपैरिजन किया था ऑन पेपर, कराची किंग्स की बैटिंग मुझे अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग, और इन टर्म्स ऑफ अगर बॉलिंग आप देखते हैं तो वो भी इतनी बुरी नहीं है। कीपिंग दैट इन माइंड कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के पास जो है मोहम्मद आमिर जैसे बॉलर मौजूद हैं और इब्रार अहमद जो कि अच्छे निक में नजर आ रहे हैं, हु डू यू थिंक कि कराची की तरफ से कौन अच्छा परफॉर्म कर सकता है? और यहाँ पर कराची के पास एडम मिल, हसन अली ये अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब से फिन एलन, साउथ शकील, हसन नवाज जो कि अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, रायली रूसो, एक लंबी लिस्ट है। हु डू यू थिंक कि दोनों तरफ से कौन अच्छा परफॉर्म कर सकता है इन द बैटिंग, कीपिंग दैट इन माइंड के कराची की पिच है? देखिए मैं
आपको बताऊं कि रायल रूसो को आज डिलीवर करना चाहिए, बिकॉज बीइंग ए लेफ्ट हैंडेड, और उसके बाद वो जिसको उसने नेगेट करना है, जो सामने बॉलिंग होगी, वो जिस नंबर पे वो आते हैं वो मिडल ओवर्स में आते हैं और बहुत ही एक्सप्लोसिव इनिंग खेलते हैं। अगर खुशदिल शाह और वो मिलके उसको बड़े अच्छे तरीके से फिनिश कर सकते हैं। जहाँ तक कराची की बात की, कराची तो सोलली डिपेंड करेगा अपने 3 टॉप जो उनके बैटर्स हैं कि उनमें से 1 से 2 की कंट्रीब्यूशन हो, तो ताकि 200 से ज़्यादा रन वो सोचें। फिर नीचे उनको कॉम्पनसेट करने के लिए दूसरे बैटर भी मौजूद हैं। मुझे सिर्फ इशू जो नज़र आ रहा है वो हसन नवाज का इशू नज़र आ रहा है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन में बैटिंग करने जाते हैं, 1 डाउन, ठीक है ना, 1 डाउन, और वो एक्चुअली रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी बैटिंग लाइनअप की, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि जी आपने, इसलिए आज उसका भी हिट करना फॉर्म बहुत ज़रूरी है। अगर ये सोच रहे हैं कि हमने रन्स को अपने 200 से ऊपर लेके जाना है, सो जब अर्ली स्टेजेस पे अच्छा आपको स्टार्ट मिल जाएगा, राउंड अबाउट 8 और 9 ओवर्स एंड ओवर, आप 8 से 10 ओवर्स तक अगर इतने ले जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट 10 ओवर्स में विकेट्स इन हैंड आप देख सकते हैं कि 5 ओवर में 50 भी हुए हैं, 5 ओवर में 70 भी हुए हैं, तो ये इस किस्म की बैटिंग फिर आप बाद में देख सकते हैं। लेकिन अगर वही प्लेयर जिन्होंने 5 ओवर में 70 करना है या 5 ओवर में 60 करना है, वो अगर चौथे या 5वें ओवर में उनकी बैटिंग आ जाती है तो फिर वो मुश्किल, क्योंकि ऑब्वियसली अगर जल्दी आउट हो जाते हैं या तो फेन एलन या तो साउथ शकील, हसन नवाज बैटिंग करने आएंगे तो यू आर ऑलरेडी द सेकंड विकेट डाउन एज वेल। अगर वही परफॉर्मेंस रही तो जैसे हमने देखा लाहौर कलंदर्स के खिलाफ, एक आउट हुआ, दूसरा आउट भी जल्दी हो गया और वहीं से उनकी टीम जो है ना नीचे गिर गई और वहां से उठ ही नहीं पाए। अब देखते हैं कि कराची किंग्स में आपने बता दिया कि क्या सीन था और कोयटा का क्या सीन था। 1 वर्ड, इट्स कराची और कोयटा टुडे। ऑन पेपर आई वुड से कराची। मेरा भी यही है कि कराची आज मैच जीत रही है, क्योंकि टीम जो है ऑन पेपर हो या ऑन ग्राउंड साउंड नजर आ रही है। कैप्टन काफ़ी एक्सपीरियंस हैं, दूसरी जानिब कैप्टन इतने एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उनके पास बॉलर्स काफ़ी एक्सपीरियंस हैं। तो वी जस्ट होप कि आज जो हमें क्रिकेट देखने को मिले वो बेहतरीन क्रिकेट हो और हम भी इंजॉय करेंगे, आप भी इंजॉय करें, और आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी रात को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।